Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Saeed, and this video is in continuation of our discussion regarding the Sindh Shops and Commercial Establishment Act 2015. In this video, we will try our level best to conclude this act, and we will specifically discuss the registration procedure for any establishment and the inspecting staff. What are they, how they are being appointed, and what are their powers, their procedures, and penalties thereof within the scope of this act. And in the end, we will see any other thing left which require some discussion, some comments. Okay, so we proceed directly to the topics mentioned, like the registration. बाकी चीज़ें तो मेनली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. So here you go, सेक्शन 24. ठीक है, सेक्शन 24 को हम देख लेते हैं. सेक्शन 24 हेडिंग अगर आप देखें इसकी, ऑन द राइट साइड, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड फी फॉर रजिस्ट्रेशन. इसमें मेंशन ये किया है कि एवरी एस्टेब्लिशमेंट अदर देन अ वन मैन शॉप. अब ये जो वन मैन शॉप क्या चीज़ है? वन मैन शॉप को देखें अगर तो आखिर में, नॉट आखिर, सब सेक्शन 2 में, हालांकि इसे सब सेक्शन 1 में ही आना चाहिए था, लेकिन भाई बड़े लोग, तो इधर एक्सप्लेनेशन दी है. एक्सप्लेनेशन में कि वन मैन शॉप का मतलब क्या है. वन मैन शॉप मीन अ शॉप रन बाय एन एम्प्लॉयर और बाय एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली विदाउट एंगेजिंग एन एम्प्लॉय. ठीक है, या तो वो खुद है या उसकी फैमिली का कोई मेंबर है जो उस शॉप को चला रहे हैं, मतलब कोई एम्प्लॉय नहीं है. अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ठीक है ना, वो एम्प्लॉयर है तो उसका जो फैमिली मेंबर होगा वो एम्प्लॉय क्यों नहीं कहलाएगा? इसका जवाब आपको मिलेगा क्लॉज एच. अब ये क्लॉज एच किसका है? क्लॉज एच है सेक्शन 2. ये रहा सेक्शन 2 ऑफ, ये भी दिखा दूं कि इसी एक्ट की हम बात कर रहे हैं, कोई नया एक्ट नहीं खोला हुआ. तो क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द सिंध शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एम्प्लॉय की डेफिनेशन मेनली लिखी हुई है. पढ़ लें जरा एम्प्लॉय की डेफिनेशन. एम्प्लॉय की डेफिनेशन आप पूरा पढ़ते हुए आए तो इसमें आखिर में एक्सक्लूजन है. क्या लिखा? बट डज नॉट इंक्लूड अ मेंबर ऑफ द एम्प्लॉयर्स फैमिली. ये फैमिली मेंबर बेशक काम कर रहा होगा लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा. ये एक्सक्लूजन है. अब हम वापस आते हैं जिसकी वजह से हमें इस डेफिनेशन पे आना पड़ा था. वी वर ऑन, यस, ऑन सेक्शन 24. और सेक्शन 24 में फिर सब सेक्शन 2 में जो एक्सप्लेनेशन थे हम इसी तरफ जा रहे थे. अब हमें क्लियर हो गया कि हाँ ठीक है, वन मैन शॉप है. वन मैन शॉप में ओनर, या चलो एम्प्लॉयर है, वो खुद काम कर रहा है. उसके साथ अगर एक या एक से ज़्यादा लोग भी हों लेकिन वो फैमिली के हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं कहलाएंगे, तो इसे वन मैन शॉप ही बोला जाएगा. अच्छा, बहरहाल वन मैन शॉप के अलावा, मतलब वन मैन एवरी एस्टेब्लिशमेंट अदर देन अ वन मैन शॉप and factories employing clerical staff shall be registered with the डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर. मतलब क्या हुआ कि वन मैन शॉप का आप छोड़ दें और फैक्ट्रीज जहाँ पर क्लरिकल स्टाफ भी मौजूद होगा उन्हें छोड़ दें. इन दो को छोड़ दीजिए आप. इसके अलावा जितनी इस्टेब्लिशमेंट हैं, अब इस्टेब्लिशमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा और हम डिस्कस भी कर चुके हैं. सबकी रजिस्ट्रेशन होगी. रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर उस एरिया का. अच्छा, किस एरिया का? जहां पर वो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है उधर होगा. अब तरीकाकार क्या लिखा हुआ है? तरीकाकार ये लिखा हुआ है कि एक एप्लीकेशन होगी रजिस्ट्रेशन की, जो फॉर्म ए में मौजूद है. उसके साथ कुछ फीस जाएगी. फीस कितनी है? फीस का ये ब्रेकअप लिखा हुआ है कि अगर एम्प्लॉय 1 से 10 एम्प्लॉय है तो 500 रुपये, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो 1000, 1 to 19 वर्कर्स हैं इन केस ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो 1000 रुपीज़, और 2000 होंगे जब इन केस ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉइंग 1 to 19 वर्कर. बहरहाल भाई कॉपी पेस्ट अगेन ये देख लें. इसमें फीस का फ़र्क है. इधर ₹1000 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ ₹2000 लिखा हुआ है.
बाकी टेक्स्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अब क्या फ़र्क होगा भाई, ये अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो कॉपी है जो सिंध असेंबली की वेबसाइट से डाउनलोड की है। इसमें यकीनन कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर होगा। जो थोड़ी बहुत अकल दी है, नहीं अकल तो अल्लाह ताला ने दी है, उसे इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल है ये शायद मोर देन 19 वर्कर्स की बात लिखी होगी। बहरहाल इन चीज़ों को छोड़ें, अगर इन चीज़ों में पड़ गए तो जो चीज़ हमें एक्चुअली समझनी है उन चीज़ों से हम डिवेट कर जाते हैं। ज़िंदगी में प्रिंसिपल याद रखिएगा, जो काम कर रहे हो कोशिश करो उस पर फोकस करो, इधर उधर की बातों में मत पड़ें। सेपरेटली अपना काम कंप्लीट करने के बाद फिर उस बात में पढ़ना, लेकिन फिर जब इधर उधर की बातों में पढ़ोगे ना तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। बहरहाल so we were discussing about the registration of establishment, and every establishment is bound to be registered. Other than the one-man shop or the factories employing clerical staff, they have to get registered. They have to get themselves registered with their deputy chief inspector. फॉर्म ए में अप्लाई करना, फॉर्म ए कहाँ है अभी देखते हैं। इसी टेक्स्ट के, इसी एक्ट के आखिर में फॉर्म ए मौजूद होना चाहिए। शेड्यूल फॉर्म ए, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आप प्रिंट कर लो, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर की बात करें, इसको ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर दीजिए आप। और बस ये फॉर्म और इसके साथ अगर कोई रिक्वायरमेंट मांगी गई है तो वो भर के जमा करा दें आप। कहाँ? जाहिर है उसी को जमा कराओगे जिसके पास सर्टिफिकेट मिलेगा। अब सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, अभी तक तो ये लिखा हुआ, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। फॉर्म आपने जमा करा दिया फीस के साथ। अच्छा, अब सब सेक्शन 3 में ये मेंशन है कि अगर तो कोई इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जो उस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के टाइम पर मौजूद थी, तो आप 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करेंगे। और अगर कोई ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो इस एक्ट के आने के बाद बनी थी, मतलब आफ्टर 2015, या टू बी मोर प्रिसाइज आफ्टर इट्स नोटिफिकेशन इन 2016, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट बनी है तो उसे फिर 2 महीने का टाइम है कि आप रजिस्ट्रेशन आप कर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब जब अप्लाई किया है फॉर्म ए में, किसे एड्रेस कर रहे हो? डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को। अब इसके बाद जब ये एप्लीकेशन और फीस पहुंचेगी डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को, तो अगर वो सेटिस्फाइड है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए में फीस वगैरह सही है, एप्लीकेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो वो आपको रजिस्टर कर ले, नॉट आपको, आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है जो आपने अप्लाई किया है, उस इस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में रजिस्टर कर लेगा। और वो रजिस्टर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट सॉरी, थोड़ा सा फंबल कर गया हूँ। आपकी इस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर हो जाएगी इन द रजिस्ट्रार ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स टू बी मेंटेन फॉर्म बी। मतलब फॉर्म बी एक तरीके का रजिस्टर है जिसमें तमाम इस्टेब्लिशमेंट की लिस्ट मौजूद है। इस तरीके के रजिस्टर का आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सेक्शन 24 गालिबन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1967, वहाँ पर भी रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी की बात हो रही थी। ठीक है, तो जिस तरह वहाँ पर रजिस्टर थे, जैसे वहाँ पर आप फार्मासिस्ट और डिप्लोमा होल्डर को रजिस्टर कर रहे थे, तो इसी तरीके की कोई रजिस्ट्रेशन का तरीका होगा। तो एक लिस्ट है, रजिस्ट्रार ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करेगा फॉर्म बी में, आपको रजिस्टर कर देंगे। और shall issue a registration certificate to the employer in फॉर्म सी। फॉर्म बी में रजिस्टर का फॉर्मेट है, जो डिटेल्स जाएंगी, और फॉर्म सी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। एक एक नज़र डाल लेते हैं। ये बिल्कुल एंड है डॉक्यूमेंट का। फॉर्म सी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस तरीके का फॉर्मेट होगा, नाम, एम्प्लॉयर का नाम, पोस्टल एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह, किस डेट से हुआ है, और चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप का सिग्नेचर हो गया। अच्छा, फॉर्म बी में क्या होगा? ये फॉर्म बी जो रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट से, रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो स्पेलिंग है ना, चलिए अभी रुकें, मैं ऐसे कर लूँ, सर मैं बताता हूँ। रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, अब इसमें ये रिकॉर्ड इस रजिस्टर में मेंटेन होगा। ये रिकॉर्ड इस तरीके से लिखा हुआ है कि सीरियल नंबर क्या है, मैनेजर का नाम, नंबर ऑफ, नेचर ऑफ बिजनेस, मेल कितने, फीमेल कितने, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एडल्ट कितने, एडोलेसेंट कितने, ये तमाम चीज़ें। तो ये तमाम चीज़ें जब रजिस्टर में आएंगी तो यकीनन जो एप्लीकेशन आप दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के साथ ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये प्रोवाइड करेंगे, वो उसे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर में ऐड करेंगे, रजिस्टर में ऐड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं बीच में फिर रुक गया था, फॉर्म बी, और फॉर्म बी में क्या लिखा है, वो रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट्स।
ओके, ये ध्यान में रखा आपने, रजिस्टर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। और हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, यहाँ पर रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट इन द रजिस्ट्रार ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स। मतलब अभी फॉर्म भी पढ़ा है, टू बी मेंटेन इन फॉर्म भी, तो वो रजिस्टर की बात कर रहे हैं। रजिस्टर, रजिस्ट्रार, रजिस्टर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्टर इन फॉर्म भी। अब इन्हें आप खुद देख के समझ लीजिएगा। बहरहाल रजिस्ट्रार की एक टर्म होती है, रजिस्ट्रार जो इन रजिस्टर्स को ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो अथॉरिटी है। रजिस्टर एक अलग चीज़ है और रजिस्ट्रार एक अलग चीज़ है। अभी आपने देखा वो रजिस्टर था और रजिस्ट्रार एक अलग डेजिग्नेशन है। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है फॉर्म सी, सिग्नेचर किसके थे? अभी आप लोगों ने देखा था सिग्नेचर किसके थे, दोबारा देख लेते हैं। सिग्नेचर थे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप के सिग्नेचर्स हैं सील के साथ। और यहाँ सील के साथ उसके सिग्नेचर्स हैं। और ये जो डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर है ये रजिस्टर भी करेगा, और ये डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर शैल इशू अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ये इशू करेगा। अब देखें, आपने अप्लाई किसे किया? डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर को आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर में रजिस्टर भी करेगा थ्रू रजिस्ट्रार, और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देगा जो कि फॉर्म सी में होगा। ठीक, अब जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल गया, तो इसमें ये गौर किया आपने, अभी जो आप लोगों ने स्पेसिमेन देखा था दोबारा देख लीजिएगा। सिग्नेचर डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर के नहीं है, वो चीफ इंस्पेक्टर के सिग्नेचर्स हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम सेक्शन 5, सॉरी सब सेक्शन 5 हम देखते हैं। और यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्रॉमिनेंटली पेश करना है जिससे साबित हो कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट इज रजिस्टर्ड। और दूसरी चीज़ ये है कि हर 2 साल के बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, इसको रिन्यू कराना है। इस सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना मतलब ये कि लाइफ टाइम इसकी ड्यूरेशन नहीं है। इट विल बी एक्सपायर्ड एंड यू हैव टू गेट इट रिन्यूड आफ्टर 2 ईयर्स ऑन द पेमेंट ऑफ द फी मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2। ये भी हम लोगों ने देखी थी यहाँ पर सबसेक्शन 2 में जो फीस लिखी हुई है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, दैट वाज अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, फिर इसके बाद अब देखिए यहाँ पर हमने देखा डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर एक डेजिग्नेशन देखा, सिग्नेचर्स, सॉरी जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म सी देखा था हमने, तो वहाँ पर आपने देखा था कि चीफ इंस्पेक्टर के सिग्नेचर हैं। तो ये कौन लोग हैं? इसी तरीके से हमने ये देखा था कि ये पूरा एक्ट है, एक्ट रेगुलेट कर रहा है कुछ चीज़ों को। देखते हैं इसमें, ये देखें टॉप पे आते हैं। यहाँ पर ये अमेंड एंड कंसोलिडेटेड द लॉ रिलेटेड टू द आवर्स एंड अदर कंडीशन ऑफ वर्क, इनके हवाले से लॉ। तो हमारे मन में सवाल आता है ना कि अगर वायलेशन हो रही है तो ये कौन देखेगा, और इसके हवाले से मामलात को कौन देखेगा, पेनल्टीज जो लग रही हैं उन्हें अवॉर्ड कौन करेगा? चलो वो तो कोई कोर्ट होगी, कोई ना कोई प्रोसिक्यूशन तो करेगा ना, किसी न किसी किस्म के इंस्पेक्शन होने चाहिए इन ऑर्डर टू ascertain whether the provisions of this act has been observed by the registered establishment or not, or if there is some establishment which is not registered by the concerned authority, why it is running, why it is doing their business, how they are doing their business। तो अनरजिस्टर्ड तो नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से कुछ ना कुछ फील्ड फोर्स होगी। जब हमने ड्रग एक्ट 1976 पढ़ा था, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट, तो वहाँ पर भी इसी तरीके का सवाल जहन में आया था। तो उसका जवाब ये था कि देयर आर सम इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि लाइसेंस प्रीमिसेस का विजिट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आंसर ये अप्लाई होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंस्पेक्टर्स होंगे जिनका काम ये होगा कि वो ये चेक करेंगे एस्टेब्लिशमेंट्स में कि इस एक्ट के किसी प्रोविजन की वायलेशन तो नहीं हो रही। ये चीज़ें सेक्शन 25 में, ये सेक्शन 25 यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन है। अच्छा, अब क्या है? गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट का मतलब सिंध गवर्नमेंट, डेफिनेशन में ये लिखा हुआ। अपॉइंट करेंगे, इट्स नॉट नॉमिनेशन, अपॉइंट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप्स फॉर द होल प्रोविंस ऑफ सिंध। एक होगा, सिंगुलर लिखा हुआ है इंस्पेक्टर।
डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ शॉप, ये एरिया के लिए ऐसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स, मतलब मुख्तलिफ लोगों को सच पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन उन्हें इंस्पेक्टर के तौर पर भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। अब ये सब अपॉइंट होंगे, ये देखें अपॉइंट है और अपॉइंट के बाद ये सब कुछ कंटिन्यूएशन में जा रहा है। चीफ इंस्पेक्टर, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर और ये पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन वो इंस्पेक्टर होंगे, और उन इंस्पेक्टर्स के जो लोकल लिमिट्स हैं वो स्पेसिफाई करेगा चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर बताएगा इंस्पेक्टर को कि आपका ये एरिया है, आपको इस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नहीं दी गई। अच्छा, फिर अब ये सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25 अगर आप देखें, यहाँ क्या बात की गई है, यहाँ पर इनकी पावर की बात की गई है, या एक ब्रीफली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप एंड डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप शैल सुपरवाइज द वर्क ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर क्लॉज सी ऑफ, ये वाले इस क्लॉज सी की बात कर रहे हैं। इन सच मैनर प्रिस्क्राइब, मतलब रिपोर्टिंग अथॉरिटी डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर की होगी, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर होंगे और चीफ इंस्पेक्टर होंगे, मतलब इनका काम है इनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करना। इसके साथ साथ जो इंस्पेक्टर्स की पावर है ये उन्हें भी ऑब्जर्व करेंगे, मतलब ये पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर भी होंगी। चीफ इंस्पेक्टर की बात कर लें, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर की बात कर लें, या इंस्पेक्टर की बात कर लें, जो अपॉइंट होंगे ये पब्लिक सर्वेंट हो गए। पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट जॉब, आसान अल्फाज में देख लो गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर बात थी ना कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर होंगी इनके पास, चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर हालांकि सुपरवाइज करें, लेकिन इनके पास इंस्पेक्टर की पावर भी है। इंस्पेक्टर की पावर है क्या? इंस्पेक्टर की पावर छोटी सी है, इसलिए इसको ज़रा देख लेते हैं, ज़रा गहराई में देख लेते हैं। एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर, ठीक है, फॉर द पर्पज दिस एक्ट अपॉइंटमेंट रिजनेबल टाइम, ठीक है, एट ऑल रीजनेबल टाइम्स एंटर इनटू एनी प्लेस विच इज़ और विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव इज, या तो वो जगह है या वो समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट होगी वो जगह। ठीक, एक ये चीज़ हो गई। और ये रीजनेबल टाइम की बात आ रही है। रीजनेबल टाइम का मतलब ये कि मुनासिब टाइम हो, ऐसा नहीं कि रात 2 बजे 3 बजे आप जा रहे हैं। वो कोई और मामला तो अलग, एक अलग बात है। ये नॉर्मल जो लेबर इंस्पेक्टर जब विजिट कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बंद होगी तो उस वक्त रीजनेबल टाइम पर ही करें। हाँ, 8 बजे बंद हो जाना है, 10 बजे तक काम हो रहा है, 11 बजे तक काम हो रहा है, उस वक्त इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, वही ज़रा एक अलग बात है। नॉर्मली ये रूटीन टाइमिंग्स मेरी एंटर होंगे किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में। असिस्टेंट्स के साथ भी हो सकते हैं इफ़ एनी, और असिस्टेंट्स जो लेंगे उन लोगों की लेंगे जो कि गवर्नमेंट सर्विस में होंगे। मतलब ये नहीं कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ लेके चला जाए, नो, ये मतलब समझें इसका मतलब क्या है, बीइंग पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक सच एग्जामिनेशन ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का एग्जामिनेशन, नॉट ओनली द विजिट, इट्स नॉट द विजिट, इट्स एन इंस्पेक्शन। एग्जामिन कर सकते हैं रिकॉर्ड, रजिस्टर या कोई भी डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे मेंटेन किया हुआ उसे देखा जा सकता है, और किसी भी रिकॉर्ड की कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन अगर ये मांगे तो वो एक्सप्लेनेशन उन्हें देनी पड़ेगी जो भी एम्प्लॉयर होगा। ये इनकी पावर है। पावर क्या है? किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में एंटर हो सकते हैं असिस्टेंस के साथ, विदाउट असिस्टेंस उधर के तमाम रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कौन सा रिकॉर्ड? क्या उसके बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे? एनी प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड, प्रिस्क्राइब्ड रिकॉर्ड जो रजिस्टर वगैरह होगा। एक इसी से बात निकली तो मैं अभी ही तस्करा कर देता हूँ। सेक्शन 23, सेक्शन 23 देखिएगा, इसे लिखा हुआ है कि एवरी एम्प्लॉयर शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट मेंटेन सच रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड एंड फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो मुख्तलिफ़ किस्म के रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर हो सकते हैं जो कि कहे जाएंगे आपको मेंटेन करने के लिए एज ए एम्प्लॉयर, एज एन ऑक्यूपायर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। इन रिकॉर्ड्स को, ये पावर इसमें फैक्टर में जो तस्करा किया गया ना, प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड, ये इन रिकॉर्ड्स की बात है। और ये कौन से रिकॉर्ड्स हो सकते हैं? अगर आप फिर रिकॉल करें फॉर्म बी, कि हमने कहा था रजिस्टर है, इसमें जो रिकॉर्ड होगा आमतौर पर यही रिकॉर्ड मेंटेन रखना होगा। ठीक है, जनरली है बट नॉट लिमिटेड टू दैट। मजीद रिकॉर्ड भी होते हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कह सकती है कि आप इसे मेंटेन करें, और मेंटेन करने के बाद हमें इन्फॉर्म करें। तो इंस्पेक्टर की पावर है कि उस जगह एंटर भी हो सकता है, और सिर्फ इस किस्म का रिकॉर्ड, प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड, इसके अलावा कोई और रिकॉर्ड चेक नहीं करेगा। ये नहीं कि सबका फिर ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना शुरू कर, इट्स नॉट इट्स परव्यू।
लेबर इंस्पेक्टर का परव्यू नहीं है। या शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू कर दें, वो ठीक है, वो किसी हद तक रिकॉर्ड से मैच करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस या निकाहनामा चेक कर रहे हैं तो बहरहाल बात कहीं कहीं निकल जाएगी। तो प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड तक आप इसे ध्यान में रखें। अच्छा, इंस्पेक्टर ने कि ये पावर, इसने काम कर लिया। अब पेनल्टीज का तस्करा हो जाए, तरह पेनल्टीज क्या क्या होंगी, किस किस हवाले से पेनल्टीज हैं। अब पेनल्टीज का ये सिलसिला है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, उसने ये कोशिश की या विद इंटेंट टू डिसीव, धोखेदही की नीयत से किसी रजिस्टर में, रिकॉर्ड में या नोटिस में ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि इंस्पेक्टर को या मिनिस्टर को प्रोवाइड करनी है, उसमें किसी किस्म की कोई हेरा फेरी की, एनी एंट्री और विलफुल या ओमिट और कॉज और अलाउड टू बी ओमिटेड, मिटा दिया, एंट्री गलत की किसी रजिस्टर रिकॉर्ड में, ऐसे रिकॉर्ड में जो कि गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, या उसकी एक से ज़्यादा कॉपियाँ बना के रखी, मोर देन वन सेट ऑफ एनी सच रजिस्टर एक्सेप्ट दी ऑफिस कॉपी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको शायद अगर आप सरसरी तौर पे पढ़ के निकल जाते तो शायद समझ में नहीं आता। पहली नज़र में तो बात ये आती है कि शायद ये बात हो रही है फ़ोटो कॉपीज़ आप नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा सेट आप नहीं रखेंगे, एक ही ओरिजिनल सेट होगा। नहीं, ये वो बात नहीं है, फ़ोटो कॉपी आप रखें इसकी। ये बात है कि आपने दो अलग अलग रिकॉर्ड्स बना के रखे हैं। एक रिकॉर्ड है जो कि एक्चुअल है, जो कि आपके पास एक्चुअल काम हो रहा है, और एक रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिखाने के लिए। तो ऐसे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं बनाएंगे। तो इस सूरत में अगर ऐसे ही कुछ किया आपने, डाटा गलत प्रोवाइड किया, गलत एंट्रीज की छुपाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि हमारे पे कोई एडोलेसेंट काम नहीं कर रहा, सब एडल्ट हैं, मतलब 18 ईयर्स अबव हैं, लेकिन आपके पास काम कर रहे हैं 16-17 साल के लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, नॉट लिमिटेड टू दैट, ये एक एग्जाम्पल है। तो इस हवाले से कोई भी चीज़ होगी तो इसमें पेनल्टी क्या है, ही शैल ऑन कन्विक्शन, मतलब ये साबित हो जाए, बी पनिश्ड विद फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़ बट नॉट लेस दैन 2,000 रुपीज़। मतलब कम से कम 2,000 का और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का फ़ाइन होगा अगर किस डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म की कोई हेरा फेरी की गई है। अच्छा, इसी तरीके से हम और आगे आते हैं, पेनल्टीज़ कंटिन्यूड है। पेनल्टीज़ कंटिन्यूड है। अब ये बात आ रही है कि एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 और सेक्शन 20। अब सेक्शन 7 और 720 क्या है, ज़रा पहले पेनल्टी पढ़ लेते हैं। विद फाइन फॉर द फर्स्ट ऑफेंस बी 20,000, पहला ऑफेंस है तो 20,000 और 5,000 कम से कम होगा, और सेकेंड ऑफेंस होगा तो 1,000 पर डे काउंट होगा, डे ऑफ फर्स्ट ऑफेंस है, मतलब उसने फर्स्ट ऑफेंस हुआ 1 जुलाई, कन्विक्शन भी होगी 1 जुलाई, उसके बाद पेमेंट कर दी, 20,000 की पेमेंट थी, 20,000 की पेमेंट कर दी। उसके बाद 1 अक्टूबर को फिर ये उसी ऑफेंस को दोबारा किया, तो अब 1 जुलाई से लेकर 1 अक्टूबर तक के दिन काउंट होंगे, तो पर डे 1,000 चार्ज होगा। ठीक, और उसके साथ सज़ा भी सुना, कैद की सज़ा भी हो सकती है जो कि 3 महीने तक जा सकती है, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, ये है। अब सेक्शन 7 और सेक्शन 20 को ज़रा सा हम देखें, सेक्शन 7 और सेक्शन 20 में लिखा हुआ क्या है। फर्स्ट वी गो टू द सेक्शन 7, बीच में 20 आएगा, रुक जाएंगे। सेक्शन 7 5 कहाँ चल, ठीक है। अरे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्या लिखा हुआ है, 8 बजे के बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट खुली नहीं रहेगी। ठीक, इसकी वॉयलेशन की तो 20,000 की पेनल्टी एक्ट में लिखी हुई है। ये एक्ट असेंबली से पास हुआ है, बिल प्रेजेंट हुआ था, पास हो गया, एक्ट है ये, इसमें लिखी हुई 20,000 की सज़ा, 20,000 फाइन। किस हवाले से, 8 बजे के बाद अगर आप खोल रहे हैं, और ये ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स है। बहरहाल वही एक अलग बात है कि गवर्नमेंट बाद में इसको रिलैक्स कर सकती है या मज़ीद टाइट कर सकती है इन चीज़ों को, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ था, तमाम इस्टेब्लिशमेंट्स को 5 बजे बंद करना था फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में तो कोई बंद करने को तैयार ही नहीं है। चलें, जुमला मोतज़ा था, स्लिप ऑफ टंग, सॉरी, हो जाता है। और इट वाज द सेक्शन 7, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। नाउ वी विल गो टू सेक्शन 20, क्योंकि उसकी सज़ा भी 20,000 रुपये, उसकी वायलेशन की, उसे करने के लिए उसकी वायलेशन। व्हाट इज सेक्शन 20? सेक्शन 20 इज ओके, चाइल्ड लेबर। बच्चा काम कर रहा है ना, बच्चा कौन है, बच्चा है जिसकी एज
14 ईयर्स से कम है, अगर कोई बच्चा आपकी स्टैब्लिशमेंट में काम करता हुआ नज़र आया, रजिस्टर में भी लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ अलग बात है, पर बच्चा काम करता हुआ नज़र आ गया तो ये पेनल्टी है। क्या पेनल्टी है? पेनल्टी हम कहाँ देख रहे थे, कहाँ है पेनल्टीज? यस, सबसेक्शन 2 में पेनल्टी, सेक्शन 7 और 20 के वायलेशन में 20,000 तक की पेनल्टी है। सेक्शन 7 में क्या है? सेक्शन 7 इज अबाउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग आवर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, एंड सेक्शन 20 इज अबाउट द चाइल्ड लेबर, कि किसी बच्चे से आप काम नहीं करा रहे होंगे। ठीक है, अब दोबारा से फाइन पढ़ लीजिएगा। पहले ऑफेंस में 20,000 है, उसके बाद दूसरा ऑफेंस होता है तो पर डे काउंट होगा पहले ऑफेंस से। ये अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको। अच्छा, फिर उसके अलावा इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स, पहली पेनल्टी रिकॉर्ड टैंपरिंग के हवाले से, पूरा जो लिखा था रिकॉर्ड टैंपरिंग के हवाले से, दूसरे सेक्शन 720 के हवाले से, और तीसरे में इसके अलावा जितने भी हैं, सेक्शन 720 को छोड़ दें और रिकॉर्ड टैंपरिंग को छोड़ दें, इसके अलावा इस प्रोविजन की जितनी भी खिलाफ वर्जी होगी तो फर्स्ट ऑफेंस में 10,000 रुपये और कम से कम 1,000 रुपये है, और सेकेंड ऑफेंस होगा या इसके बाद जितने भी ऑफेंस होंगे तो 4,000 रुपीज़ का उसके ऊपर फाइन लगेगा, या कैद हो सकती है जो कि 3 महीने तक हो सकती है। सो दीज वर दी पेनल्टीज regard if the employer of the establishment violates any provision of this act। तो 3 स्टेजेस हैं, 3 कैटेगरीज हैं। रिकॉर्ड टेम्परिंग, ये सेक्शन 720 के हवाले से हो गया, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स टाइमिंग से आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं या चाइल्ड लेबर करा रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी आ रही है कि जब इसके अलावा जो कुछ भी है उसमें उसकी अगर वायलेशन हो रही है तो 10,000 तक की पेनल्टी है। अच्छा, प्रोसीजर क्या होगा? मतलब प्रोसीजर क्या, प्रोसिक्यूशन की बात है। प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, मतलब कोर्ट में केस कौन प्रेजेंट करेगा, प्रोसिक्यूटर का काम कौन सा अंजाम देगा? वो इंस्पेक्टर्स करेंगे ये, और इंस्पेक्टर्स भी वो जिन्हें डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप ने ऑथराइज किया हुआ है कि आप इस केस को प्रेजेंट करें कोर्ट ऑफ लॉ में। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक और बात यहाँ पर है, अब जब कोर्ट ऑफ लॉ की बात आ रही है तो कोर्ट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 के कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब इस एक्ट के लिहाज से विद इन द डोमेन ऑफ दिस एक्ट ये लेबर लॉ कोर्ट में केस जाएगा, लेबर कोर्ट में केस जाएगा, उसके अलावा किसी कोर्ट में केस नहीं जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाँ, अगर तो 3 महीने, अब ये नो कोर्ट लिखा हुआ है, ये लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन है। नो कोर्ट shall take cognizance of any offense punishable under this act any rules within 3 months from the date। मतलब ये बन रहा है इसका कि ठीक है, हाँ तो हमने कह दिया ना कि लेबर कोर्ट के अलावा किसी कोर्ट में मामला नहीं चलेगा, लेकिन अगर 3 महीने तक उस ऑफेंस के 3 महीने बाद तक भी ये मामला लेबर कोर्ट में नहीं गया, इंस्पेक्टर को पता नहीं चला या इंस्पेक्टर ने वो केस फाइल नहीं किया, तो फिर किसी और कोर्ट में ये मामला ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ें, प्रोसीजर की हमने बात की। प्रोसिक्यूटर कौन होगा? यही लेबर्स होंगे, लेकिन सॉरी लेबर्स नहीं, यही लेबर इंस्पेक्टर होंगे, लेकिन तमाम लेबर इंस्पेक्टर में सिर्फ वो जिन्हें चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप, डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ शॉप इन्हें और जिन्हें ऑथराइज करेगा। ठीक, अच्छा, इसके अलावा इस एक्ट में अगर हम और देखें तो जनरल चीज़ें जो कि हर एक्ट में मौजूद होती हैं, इंडेमनिटी, मतलब जितने इंस्पेक्टर्स हैं इनको आप इंडेमनिटी देंगे, कोई इनके खिलाफ सू नहीं हो सकता, कोई प्रोसिक्यूशन हो सकती है अगर इन्होंने सारे काम गुड फेथ में किए होंगे। इसी तरह पावर टू मेक लॉ, गवर्नमेंट लॉ रूल्स बना सकती है। रूल्स बनाना, गवर्नमेंट कौन होती है जहन में रखिएगा, गवर्नमेंट पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट अलग है, गवर्नमेंट का मतलब होता है अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो सीएम और उसकी कैबिनेट, बस अपने रूल्स बनाएं और रूल्स के हवाले से इंप्लीमेंट करते हैं, पार्लियामेंट में दोबारा ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा फिर रिपीट एंड सेविंग, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन इस एक्ट में मौजूद तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्विक एक रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस भी डिस्कस कर ली। नंबर 2, टाइम रेफरेंस एग्जाम्शन, ठीक है, ये चीज़ें भी डिस्कस कर ली हमने। वीकली हॉलीडेज वी हैव डिस्कस्ड इन द इंटरेक्टिव सेशन। ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स, ठीक है, वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम का तरीका भी देख चुके हैं। स्प्रेड ओवर, कंडीशन ऑफ पेमेंट, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो है। क्लेम्स सेक्शन 12 वीडियो बना दी है, सेक्शन 13 की भी वीडियो बन चुकी है। एनुअल मैटरनिटी लीव्स, कैजुअल फेस्टिवल हॉलीडेज, वेजेस,
एग्जामेशन, टर्मिनेशन, सबका इंटरेक्टिव सेशन, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट अभी तक हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट भी इंट्रो वाले वीडियो में कवर हो चुका है। गार्डनिंग ऑफ मशीनरी जनरल चीज़, मेंटेनेंस और रिकॉर्ड एंड रजिस्टर जस्ट डिस्कस्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, ये भी डिस्कस हो गया। अपॉइंटमेंट्स, पावर, पेनल्टीज, प्रोसीजर, लिमिटेशन, ठीक है, तकरीबन तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर formally concluding from my side the Sindh Shops and Commercial Establishment Act 2015। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो मुझे नज़र आई थी उन्हें हमने वीडियो से इंटरेक्टिव सेशन की फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। नाउ इट्स अप टू दी स्टूडेंट्स ऑफ फैमिली कि अगर उनके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो सवाल अपकमिंग इंटरेक्टिव सेशन में कर लें या मुझे ईमेल कर दें, तो आई विल ट्राई टू कवर द क्वेरीज इन द अपकमिंग सेशन या मे बी एक अपकमिंग वीडियो में आ जाए। ठीक है, इसे फिलहाल हम यहीं पर रखते हैं। बस आखिर में ये बात रखिएगा, देखिए ये जो एक्ट्स वगैरह है ना, इन्हें आप खुद अब इस लेवल पर हैं, एटलीस्ट जो लोग इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं अब इस लेवल पर होंगे, दे कैन रीड एनी एक्ट। तो काइंडली जितने भी रिलेटेड एक्ट्स हैं उन्हें पढ़ लिया करें एज मच एज पॉसिबल। सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो भी आपसे रिलेटेड हो, जहाँ जहाँ नज़र से गुजरे, तो वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फ़ायदा ही होगा, कोई चीज़ आया नहीं होती। ठीक है, गुड लक, थैंक यू।